नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी शख्सियत एक ही तस्वीर में कैद होकर रह जाती है। सुभाष चंद्र बोस नाम सुनते ही फौजी वर्दी में एक जोशीले क्रांतिकारी की छवि आंखों के सामने आती है। लेकिन आज हम उस वर्दी के पीछे झांकेंगे, उस राष्ट्र निर्माता के दिमाग में उतरेंगे और उस भारत के नक्शे को समझेंगे जिसे वो असल में बनाना चाहते थे। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई सवाल नहीं है, ये उस ठोस सोची समझी योजना की पड़ताल है जिसे नेताजी ने आज़ादी के बाद के भारत के लिए तैयार किया था। एक पूरा ब्लूप्रिंट जो शायद भारत की किस्मत को एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाता। तो आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी ब्लूप्रिंट पर टिकी है। हम उस सैनिक की छवि से आगे बढ़कर उस आर्किटेक्ट को देखेंगे जिसने एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और ताकतवर भारत की नींव रखने का सपना देखा था। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। जब हम बोस का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का वो अमर नारा गूंजने लगता है। और ये तस्वीर गलत नहीं है, पर ये अधूरी है। आज हम उस तस्वीर को पूरा करेंगे। हम मिलेंगे वर्दी के पीछे छिपे उस योजनाकार से जिसके पास भारत के लिए एक मुकम्मल नजरिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके ब्लूप्रिंट के पहले और सबसे अहम हिस्से की, भारत की अर्थव्यवस्था। बोस के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का जाना नहीं था। उनके लिए इसका मतलब था एक ऐसे आर्थिक इंजन को स्टार्ट करना जो करोड़ों भारतीयों को गरीबी और पिछड़ेपन की खाई से बाहर निकाल सके। यहाँ पर ना स्वराज शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। बोस की नज़र में वो सियासी आज़ादी बिल्कुल बेमानी थी जिसमें देश आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो। उनके लिए असली स्वराज का मतलब था इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। एक ऐसा भारत जो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने पैसों के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ न फैलाए। ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये है विचारों का टकराव। एक तरफ गांधीवादी अर्थशास्त्र था जो भारत की आत्मा को गांवों और चरखे में देखता था। वहीं दूसरी तरफ बोस थे जो पूरी दुनिया घूमकर आए थे और 20वीं सदी की हकीकत को समझ चुके थे। उनका साफ मानना था कि इस नई दुनिया में कोई भी देश बड़े उद्योगों, आधुनिक तकनीक और एक मजबूत प्लानिंग के बिना अपनी जगह नहीं बना सकता। ये सिर्फ दो आर्थिक मॉडल का नहीं, बल्कि भविष्य को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों का फर्क था। लेकिन ये सोचना भी गलत होगा कि उनका ध्यान सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर था। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि वो भारत की जमीनी हकीकत को कितना गहरा समझते थे। वो जानते थे कि औद्योगिकरण की शानदार इमारत एक मजबूत खेती की नींव पर ही टिक सकती है। इसीलिए उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने, जमीन को असल किसानों में बांटने और सहकारी खेती जैसे क्रांतिकारी विचारों की बात की। उनकी नज़र में एक खुशहाल किसान ही एक औद्योगिक राष्ट्र का आधार बन सकता था। चलिए अब ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। अच्छा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था तो बन जाती, लेकिन उस पर एक मजबूत समाज कैसे खड़ा होता? बोस ने एक संगठित और आधुनिक भारतीय समाज की कल्पना आखिर की कैसे थी? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बोस के लिए धर्मनिरपेक्षता कोई किताबी शब्द नहीं बल्कि राष्ट्र की धड़कन थी। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों ने फूट गालो और राज करो की नीति से ही भारत को इतने सालों तक गुलाम बनाए रखा। इसलिए आज़ाद भारत में वो इस गलती को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहते थे। और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। आज़ाद हिंद फौज में शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन और प्रेम सहगल को एक साथ लाकर उन्होंने साबित कर दिया था कि उनके भारत की पहचान धर्म नहीं, सिर्फ भारतीयता होगी। उनका सामाजिक नजरिया तो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। जरा सोचिए, जिस दौर में महिलाओं को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता था, उस दौर में उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर दुनिया को दिखाया कि भारत की महिलाएं बंदूक भी उठा सकती हैं और देश भी चला सकती हैं। ये सिर्फ एक फौजी टुकड़ी नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। और ठीक इसी तरह वो युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे, एक ऐसी ऊर्जा जिसे अगर सही दिशा मिल जाए तो वो कुछ भी बदल सकती है। अब बात करते हैं शासन की, और यहाँ उनका नज़रिया बेहद प्रैक्टिकल था। वो समझते थे कि आज़ादी के ठीक बाद सैकड़ों रियासतों और अलग अलग पहचान वाले इस विशाल देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए शुरुआत में एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत होगी। हाँ, कुछ लोग इसे तानाशाही से जोड़कर देखते हैं, लेकिन बोस का मकसद एक मजबूत नींव रखना था जिस पर बाद में एक स्थायी लोकतंत्र की इमारत खड़ी हो सके। ये एक तरह का कह सकते हैं देश को बिखरने से बचाने के लिए एक जरूरी शासन का अनुशासन था।
अब आते हैं ब्लूप्रिंट के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। देखिए, बोस भारत को सिर्फ एक आज़ाद मुल्क के तौर पर नहीं देखते थे, वो उसे दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में देखते थे। तो उनकी विदेश नीति की ये महत्वाकांक्षी योजना क्या थी? और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि एक ठोस एक्शन प्लान था। पहला कदम, एशिया के सभी गुलाम और नए आज़ाद हुए देशों को एक साथ लाना ताकि पश्चिमी ताकतों का मुकाबला किया जा सके। दूसरा कदम, दुनिया भर में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का नेता बनना। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी कदम, एक शक्तिशाली सेना बनाना, क्योंकि वो जानते थे कि इस दुनिया में कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब ये स्लाइड तो उन्हें भारत की सबसे बड़ी विदेश नीतियों में से एक, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक वैचारिक जनक बना देती है। जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो खेमों में बंटने की तैयारी कर रही थी, उससे बहुत पहले ही बोस ने एक ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना कर ली थी जो किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा, बल्कि अपने हितों के हिसाब से दुनिया से अपने रिश्ते तय करेगा। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। बॉस का ये ब्लूप्रिंट, जो कभी पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाया, क्या आज भी हमारे लिए कोई मायने रखता है? चलिए इस ऐतिहासिक दस्तावेज को आज के भारत के आईने में रखकर देखते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि विचार कभी मरते नहीं हैं। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बोस की आर्थिक आत्मनिर्भरता की सोच ही तो गूंजती है ना? जब हम एक शक्तिशाली सेना और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर देते हैं, तो ये बोस के उसी नजरिए को ही तो दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। और हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हमें ये भी मानना होगा कि उनके ब्लूप्रिंट के कई पन्ने अब भी खाली हैं। वो जिस तरह की गहरी सामाजिक और धार्मिक एकता चाहते थे, वो आज भी एक चुनौती बनी हुई है। महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी दिलाना, वो अब भी एक अधूरा सपना है। और एशिया में नेतृत्व की वो भूमिका जिसका उन्होंने सपना देखा था, उस तक पहुंचने के लिए भारत आज भी कोशिश कर रहा है। और हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या बोस का नजरिया इतिहास का एक बंद अध्याय है, या फिर ये एक ऐसा नक्शा है जिसके कुछ हिस्सों पर चलकर हम आज भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं? ये सोचना और इस पर विचार करना हम सभी का काम है।